नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद। इस विषय पर 3 वीडियोस प्रस्तुत किए जाएंगे और आज इस श्रृंखला का पहला वीडियो है समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद 1। ये विषय MTT 019 अनुवाद की राजनीति पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है और ये पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन MA ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है। MA ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम के अंतर्गत पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कोर्स के तहत जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड ट्रांसलेशन 1। इस वीडियो के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो उसके प्रमुख बिंदु हैं उपनिवेश काल में भारत की स्थिति, समाज सुधार आंदोलन के उद्देश्य, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधार आंदोलन, आर्य समाज, आर्य महिला समाज, ब्रह्म समाज, समाज सुधार आंदोलनों में अनुवाद की भूमिका। तो चर्चा आरंभ करते हैं। उपनिवेश काल में भारत की स्थिति यह पहला बिंदु है विचार का। इसके अंतर्गत जो सब पॉइंट्स हैं वे हैं 19वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति, उपनिवेश काल में भारत की सामाजिक स्थिति, उपनिवेश काल में नवजागरण की चेतना, उपनिवेश काल में भारत जनता का सामाजिक मनोदशा, भारत की जनता का सामाजिक मनोदशा, उपनिवेश काल में समाज सुधार की आवश्यकता है। तो इन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, इन सब टॉपिक्स पर, इन उप बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। जैसा हम जानते हैं कि 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन हो गया था और वह केवल उत्तर भारत में नहीं, ये अखिल भारतीय स्वरूप में दिखाई देता था। भोपाल में हो, अंबाला में हो या फिर बरहमपुर जो उड़ीसा है वहाँ हो। तो इसका अर्थ ये है कि वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक फैल गया था और स्वाधीनता की चेतना जागृत हो चुकी थी। इसके साथ साथ भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी ये स्पष्ट है कि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो चुका था। अब वह केवल इकोनॉमिक कॉलोनी बनकर ना रह गया था, आर्थिक उपनिवेश बनकर के ना रह गया था, बल्कि प्लासी के युद्ध के बाद ही ये स्थिति आ गई थी कि भारत राजनीतिक पराधीनता के अंतर्गत कार्य कर रहा था। तो अब ये इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, इट वाज ए फैक्ट। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, हमारी जो राजनीतिक संप्रभुता है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली थी। उपनिवेश काल में भारत की सामाजिक स्थिति ये थी कि समाज जैसा पहले भी था, वर्गों में बटा था, छोटी छोटी रियासतें थी। इसके अलावा जाति प्रथा के अंतर्विरोध दिखाई देते थे। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अंतर्गत भी आपसी संघर्ष भी था और कभी कभी सांप्रदायिक सौहार्द भी था। तो इस दृष्टि से भारत की जो सामाजिक स्थिति है वो रेखांकित की जा सकती है, देखी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि उपनिवेश काल में नवजागरण की चेतना क्या थी, कैसी नवजागरण की स्थिति थी। तो जैसा हम जानते हैं बंगाल विभाजन के बाद से ही राजनीतिक स्तर पर बंगाल में सबसे पहले सामाजिक सौहार्द को कायम रखने और अपनी बात को मुखर करने की चेतना जागृत हुई और आनंद मठ की रचना हो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, या फिर सामाजिक स्तर पर कैसे अपनी सत्ता को संरक्षित करने की चेतना वहाँ जागृत हुई थी। तो ये सेंस ऑफ रेनेसांस, सेंस ऑफ रिवाइवलिज्म पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर भारत और धीरे धीरे बढ़ते हुए
पूरे भारत में फैल गई थी। तो एक रेनेसां का दौर था, नवजागरण की चेतना पूरे देश में फैल गई थी। उपनिवेश काल में भारत की स्थिति ये थी क्या थी और जनता की सामाजिक मनोदशा क्या थी, संक्षेप में इस पर भी विचार करते हैं। जनता की सामाजिक मनोदशा ये हो गई थी कि कुछ लोग तो ब्रिटिश के रूल से, उसके डिसिप्लिन से, उसके कंट्रोल से कुछ लोग तो प्रभावित थे, लेकिन ये बात सही है कि सबको अब धीरे धीरे लगने लगा था कि आपसी अंतर्विरोध तो हम बाद में निपटा लेंगे, लेकिन अभी हमें विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहिए। एक गुलामी की मानसिकता है, उसको कैसे छोड़ी जा, कैसे उससे मुक्ति पाई जाए, कैसे आज़ादी की सांस हम लोग ले सके, कैसे दूसरे देशों में फिरंगी शासन के अधीन हम कब तक रहेंगे, क्यों रहेंगे, हमें अपना स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और हमें अपने कानून चाहिए। ये चेतना धीरे धीरे लोगों में फैल गई थी। उपनिवेश काल में समाज सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका भी संक्षेप में विवेचन किया जाना आवश्यक है। उपनिवेश काल में समाज सुधार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेज हमारी कमियों की ओर इशारा कर रहे थे और हमें बिल्कुल उपेक्षित, पीड़ित और अधम प्रवृत्ति के मान रहे थे। हमारी सामाजिक मनोदशा ऐसी थी, बहुत सी सामाजिक कुरीतियां थी। उदाहरण के लिए सती प्रथा, उदाहरण के लिए बाल विवाह, विधवा का विवाह ना होने देना, ये सब जो सामाजिक कुरीतियां थी उसके खिलाफ परिवर्तन की आवश्यकता थी। और परिवर्तन की ये चेतना उस दौर के राष्ट्रीय नेताओं में भी थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में भी थी और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पुनरुत्थान के जो संरक्षक थे उनमें भी थी। तो इन सभी ने मिलजुल करके ये कोशिश की कि समाज सुधार कैसे किया जाए। तो वह सामाजिक आवश्यकता थी, राजनीतिक आवश्यकता थी और धार्मिक आवश्यकता थी। इन तीन बिंदुओं पर विचार करके उसको देखा जा सकता है। उपनिवेश काल में भारत की स्थिति क्या थी? तो उपनिवेश काल में भारत की जो स्थिति थी उसको हमने जान लिया। समाज सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? समाज सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो सभी समाज सुधार आंदोलनों के अलग अलग उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन संक्षेप में उनका सार समन्वय इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले, कुरीतियों का अंत, जो कुप्रथाएं थी उसका अंत कैसे किया जाए, ये सभी समाज सुधार आंदोलनों का उद्देश्य था। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था विधवा विवाह, मैरिज, रीमैरिज ऑफ विडोज रीमैरिज। इसके रूप में विधवाओं को विवाह, पुनः विवाह करने की अनुमति सामाजिक रूप से जरूरी थी। राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी ये जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? कि उससे उनका जीवन जो है उपेक्षा, शोषण और दमन का शिकार होकर न रह जाए। अन्य उद्देश्यों में प्रमुख था स्त्री शिक्षा। सभी समाज सुधार आंदोलन कमोबेश स्त्री शिक्षा पर महत्व देते थे और वो बताना चाहते थे कि कैसे स्त्रियों के लिए शिक्षा जरूरी है। बाल विवाह एक कुरीति थी और उसका प्रतिरोध सभी समाज सुधार आंदोलनों ने किया। उनके प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप ही चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू हुआ और उस पर प्रतिरोध लगाया गया, शारदा एक्ट के रूप में हम जानते हैं। सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय आज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में उस पर कानून लाया गया। इसके अलावा जाति प्रथा का विरोध, इस पर कोई कानून तो नहीं लाया गया, लेकिन हाँ, समाज सुधार आंदोलनों में ये एक प्रमुख मुद्दा था। इसका विरोध करने की कोशिश की गई कि जाति प्रथा बिल्कुल सहज स्वीकार्य नहीं है, प्रतिरोध करना जरूरी है। जाति प्रथा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधार आंदोलन, अब इसमें देखें कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानी भी उससे जुड़े। उनमें हम देखें तो राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन देवरोजी,
केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद। इन लोगों ने समाज सुधार भी किया और साथ साथ इन्होंने समाज सुधार करने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप कई कानून बने। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि कैसे समाज नई चेतना के साथ आगे बढ़ सकता है। समाज की जो कुरीतियां हैं, जड़ता है, अंधविश्वास है और जो धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार है, उत्पीड़न है, उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है। और समाज स्वतंत्र जो है समाज सुधार, ये स्वतंत्रता की चेतना से भी जुड़ा हुआ था। तो इसलिए जो स्वतंत्रता की आकांक्षा अभिलाषा है उसके साथ जोड़ करके भी इसको देखा गया। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जिन नामों का उल्लेख मैंने किया है वे इतने चर्चित और महत्वपूर्ण नाम हैं कि उन पर अलग अलग एक एक वीडियोज हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो आवश्यकता है उसके अनुरूप संक्षेप में इन पर विचार किया जाना जरूरी है। जैसा हम जानते हैं राजा राम मोहन राय ने कई सामाजिक प्रयास किए, समाज परिवर्तन के भी प्रयास किए और उनके परिणाम स्वरूप ही कुछ कानून बने जो समाज और देश के लिए उपयोगी थे। न केवल उस समय उपयोगी थे बल्कि अभी भी उपयोगी हैं। उनकी प्रासंगिकता इतनी है कि समय से इन्होंने इस दृष्टि से सोचना आरंभ किया, इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, इसलिए ये देखना जरूरी हो गया। केशव चंद्र सेन के नाम उल्लेख के बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। उन्होंने किस तरह से, आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे समाज के आंदोलन के साथ जुड़े, शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण नायक बन करके उभरे और कैसे उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, स्वतंत्रता तथा विभिन्न दृष्टियों से आंदोलन के जितने भी आयाम हो सकते हैं उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय तो अंग्रेजों की लाठी भी खाए थे और उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे वे आंदोलनों के साथ जुड़े, कैसे उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, ये ध्यान देने योग्य। लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद ये भी समाज सुधार और धर्म सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकामी चेतना के प्रतीक बनकर के उभरे, उनके नाम उभरे हैं। अब जो प्रमुख संस्थान बने या प्रमुख आंदोलन के तत्व थे उनका उल्लेख करना जरूरी है। पहला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका विश्वास था अनेकेश्वरवाद में और ये पॉलीथीज्म यानी बहुईश्वरवाद का विरोध। अनेकेश्वरवाद यानी एकेश्वरवाद में इसका विश्वास था, एक ही ईश्वर एक है। और पॉलीथीज्म में इनका विश्वास नहीं था। एको हम बहुश्यामी, हमारे यहाँ कहा गया है उपनिषद में कि मैं, ईश्वर भी कहता है कि मैं एक हूँ लेकिन अनेक बन जाता हूँ। पर आर्य समाजियों का मानना था कि ईश्वर एक है। अब ये कहाँ से तत्व आता है? यह तत्व असल में हमारे वैदिक दर्शन से ही निकलता है और जिसे वेदांत दर्शन के रूप में हम जानते हैं। वेदांत दर्शन में जो है एक ही ईश्वर है, उसकी परिकल्पना की गई है। ब्रह्म सूत्र में जो शंकराचार्य जी व्याख्या करते हैं वो अद्वैतवाद की जो पूरी चेतना है, पूरी परिभाषा है, वो ईश्वर एक ही, अद्वैत, नॉन डुअलिज्म का जो सिद्धांत है शंकराचार्य का, वो हमारे उपनिषद से निकल करके आता है और उसी के समर्थन में आर्य समाज के लोग आते हैं और मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। कर्म कांड का विरोध, जाहिर सी बात है, जब वैदिक सत्ता की बात मानते हैं और वो वेदों की ओर लौटो का आह्वान करते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और वो शुद्धि आंदोलन की बात करते थे कि जो धर्मांतरण करके चले गए हैं वे पुनः लौट सकते हैं।
कर्मकांड का विरोध करते हैं, राइट्स रिचुअल्स में इनका भरोसा नहीं है। इसके अलावा बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया, जाति प्रथा का भी विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया, पशुओं को बलि नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान पद्धति के विस्तार का समर्थन किया। यानी वो एक तरफ वैदिक सभ्यता से भी जुड़े थे और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुरूप जो साइंटिफिक टेम्पर है वो कैसे अपनाया जाए, कैसे देखा जाए, इसके भी वे प्रबल समर्थक और पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की कि जो वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली है वो कितनी उपयोगी है बदलते समाज के लिए, इसको भी जानने समझने की आवश्यकता है। उनके दृष्टि को अगर विस्तार दें तो हम कह सकते हैं कि वो अपने समय से, अपने परिवेश से, अपनी चेतना के दौर में ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। और उनके प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि लोगों में जाति प्रथा के विरुद्ध भावना भी जागृत हुई। पशु बलि तो लगभग समापन की ओर बढ़ गया। इसके साथ बाल विवाह पर बहुत अंकुश लगा और कर्मकांड का भी थोड़ा बहुत अभाव देखा जाने लगा, उसकी कमी, उसकी प्रवृत्ति संकुचित होने लगी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना दुनिया भर में फैली, न केवल हिंदी में बल्कि अनेक भाषाओं में वो विस्तार से समझी पढ़ी और लिखित होने लगी। आर्य महिला समाज नाम से एक संस्था बनी आर्य समाज की प्रेरणा पर, उसी के आधार पर, और इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। ये पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। इसकी संस्थापक थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई अमेरिका और इंग्लैंड में शिक्षित होकर के आई थी और उनका उद्देश्य था भारत में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार जो हो रहा था वो खत्म हो। और वो लेखन के स्तर पर बहुत सक्रिय थी, लेखन के स्तर पर वो सचेत थी और उनके पति के निधन के बाद वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई। शारदा सदन की स्थापना उन्होंने की और शारदा सदन का उद्देश्य था उपेक्षित विधवाओं की सहायता करना, जो विधवाएं शोषण का शिकार होती हैं और समाज उन्हें वंचित समझने लगता है विधवा होने के कारण, और उन पर तरह तरह के अंकुश लगाए जाने लगते हैं। समाज उन्हें सही दृष्टि से नहीं देखता है, वो उपेक्षा की शिकार होती है, शोषित भी होती है। और शोषण और उपेक्षा इन दोनों से कैसे उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, कैसे उनका मानसिक सामाजिक तौर पर कैसे उनका समन्वय स्थापित किया जाए, सचेत सक्रिय बनाया जाए, कैसे उन्हें विभिन्न उत्पीड़नों से बचाया जाए, इसका उद्देश्य था शारदा सदन का गठन। शारदा सदन में वे महिलाएं संरक्षण पाती थी तो उन्हें शिक्षित भी किया जाता था, उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता था, उनके प्रमोशनल और इनकरेजमेंट की कोशिश की जाती थी, उपाय किए जाते थे। और साथ साथ स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया। उन्होंने बताया कि स्त्रियों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, स्त्रियों को कैसे जागृत किया जाना चाहिए। शिक्षा स्त्री के विवेक सम्मत होने का प्रमाण है, जागृत होने का प्रमाण है, और शिक्षा के आधार पर हम इन चीजों को देखने समझने की कोशिश करते हैं, कैसे शिक्षा विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी हो सकती है। शिक्षा व्यक्ति के लिए एक चेतना का भी संबल का भी कारण बनता है और शिक्षा व्यक्ति को मानसिक रूप से जागृत भी करता है, मुक्ति की चेतना से भर देता है, उसे बहुत सजग, सचेत, सक्रिय बनाता है। इस दृष्टि से उस पर विचार किया। ब्रह्म समाज की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब जैसा मैंने अभी केशव चंद्र सेन की चर्चा के संदर्भ में बताया था कि केशव चंद्र सेन ने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए समाज चेतना में संचार के लिए, सामाजिक सुधार के संदर्भ में और स्वाधीनता की चेतना से ओतप्रोत करने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन पश्चिम बंगाल जो आजकल है तो बंगाल अविभाजित बंगाल के एक सदस्य थे और उन्होंने सक्रियता से राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़कर कोशिश की
और ब्रह्म समाज एक इंटेलेक्चुअल्स का अड्डा बन गया, जो बौद्धिक वर्ग थे उसके साथ जुड़े। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था कि वे कुरीतियों का अंत करें और ब्रह्म समाज जो है वो वैदिक नियमों और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप कार्य करे। इसके साथ साथ उनका जो व्यापक उद्देश्य था वो भी था। ब्रह्म समाज की रीतियों के अनुसार विवाह करने के लिए उनके प्रयासों से 1872 में नेटिव सिविल मैरिजेज एक्ट सरकार ने पारित किया और ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना लागू हुआ। और ये एक व्यवस्था ये बनी कि जो हिंदू धर्म है वो उसमें विवाह के कानून उसकी पद्धति और उसके रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए। और ये रीति रिवाज कैसे तय हुए? ये रीति रिवाज तय होंगे ब्रह्म समाज की रीतियां। ब्रह्म समाज ने जो रीतियां बनाई है उसको उस समय की शासन व्यवस्था ने यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, अनेक स्कूल स्थापित किए, शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। अकाल पीड़ितों की सहायता भी कोशिश की गई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग किया जाए, उनकी कैसे सहायता की जाए। विधवा विवाह का समर्थन किया गया, विडो रीमैरिज के पक्ष में थे और इनकी संस्था ने व्यापक रूप से उसके पक्ष में वातावरण बनाया और कार्य किए। उस दृष्टि में इतनी चेतना सक्रियता से ये कार्य हुए कि वो ब्रह्म समाज एक न केवल प्रमुख और उल्लेखनीय संस्थान बन गया, बल्कि अभी भी 1872 से लेकर के 150 वर्ष हो गए, लेकिन ये केवल ऐतिहासिक दस्तावेज बन करके नहीं उभरा है, बल्कि लोगों की चेतना और मनोभूमि को भी परिवर्तित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। तो ब्रह्म समाज की जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, ब्रह्म समाज की विशेषता ये थी कि ये अकाल पीड़ितों की सहायता में संलग्न था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहा था, स्कूलों की स्थापना करके और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार जो रीत रिवाज है, ब्रह्म समाज के कुछ रीत रिवाज निर्धारित किए, कुछ नॉर्म्स बनाए और उन्होंने जो प्रयास किया उसके अनुरूप ही 1872 में नेटिव सिविल मैरिजेज एक्ट सरकार ने पारित किया। तो इस दृष्टि से समाज सुधार और नए दृष्टिकोण से व्यक्ति चेतना, समाज चेतना के अंतर्गत विधवा के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में उनके विचार थे और जन पक्षधरता के संदर्भ में जो उनके विचार थे, अकाल पीड़ितों के संदर्भ में जो कार्य कर रहा था ब्रह्म समाज, वो उल्लेखनीय कहा जा सकता है। समाज सुधार आंदोलनों में अनुवाद की क्या भूमिका है, ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब समाज सुधार आंदोलनों की बात हम करते हैं तब अनुवाद कहाँ से उपयोगी या अनुपयोगी है, अनुवाद क्या भूमिका निभाता है, ये ध्यान देने योग्य है, ये समझने की जरूरत है। और इसकी चेतना के परिप्रेक्ष्य में ही हम अगर प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें तो ध्यान देने योग्य बात है कि अनुवाद कितनी सक्रिय भूमिका निभाता है, अनुवाद की सार्थकता कितनी रही है। इसके ब्यौरे अगर हम देखें तो दस्तावेजों में गजेटियर के माध्यम से भी पता चलता है और कानूनी संचालन के संदर्भ में भी पता चलता है। और अगर हम देखें तो विभिन्न जो सभा और समितियां गठित हुई थी, विभिन्न जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए, समाज सुधार के आंदोलन हुए, उसमें सभी भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करने या विभिन्न ज्ञान सरणियों से, ज्ञान क्षेत्रों से समझ करके, सोच करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से अगर अनुवाद की भूमिका का रेखांकन करना हो तो ये ध्यान देने की बात है कि पहला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है अनुवाद का, वो सरकार से संवाद, यानी सरकार से जब कम्युनिकेशन किया जाता था तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि अगर कोई हिंदी में, भारतीय भाषाओं में, वर्नाकुलर में कोई विचार आया और अंग्रेजी शासन व्यवस्था से संवाद कायम करना था तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था।
इसके विपरीत अगर अंग्रेजों को कोई संवाद करना हो तो वे स्वयं उर्दू में, हिंदी में, आवश्यकता अनुसार बांग्ला में, मराठी में भी संप्रेषण की कला सीखने की कोशिश करते थे और यहाँ तक कि वर्नाकुलर को प्रेरित प्रोत्साहित करने का भी काम किया और उसकी उपेक्षा का भी काम। तो ये द्वैत जो है, डायकोटमी भी देखी गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की सार्थकता बहुत ही रेखांकित करने योग्य है, क्योंकि बिना अनुवाद के ये सब कार्य संभव ही नहीं पाता था। दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है अनुवाद की भूमिका को रेखांकित करने का, वो है जन जागरण, पीपल अवेयरनेस। जो मान लीजिए जलसे होते थे, जो गोष्ठियां होती थी, जो आंदोलन होते थे, जो रणनीतियां बनाई जाती थी, वे सब इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती थी कि पीपल अवेयरनेस किस दृष्टि से कैसे काम करे, किस तरह से उसका संचालन किया जाए, ये भी ध्यान देने की बात है। और जनता की भाषा में ही जन जागरण संभव हो पाता है। तो इसलिए मान लीजिए कि कोई एक्ट है, कोई पश्चिमी दर्शन से, पश्चिमी चिंतन से प्रभावित कोई साइंटिफिक टेम्पर की बात है, मान लीजिए मिनट्स ऑन एजुकेशन है, अगर वो अनुवाद होकर के नहीं आया तब उसके विषय में ना तो ज्ञान होगा और बिना अच्छी तरह समझे उसकी आलोचना कैसे की जाएगी। या इसके अलावा जो दूसरे विधेयक बनते थे, कैसे हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाए और कैसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जो उसकी कठिनाइयां हैं और जो जन के विरुद्ध नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, जनता की हितैषी ना होने वाली जो प्रणालियां हैं, उससे जनता को कैसे अवगत कराया जाए, ये केवल अनुवाद के माध्यम से संभव हो पाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो सूचना का संप्रेषण है, वो डिस्पैच कैसे किया जाता, कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप बना ही रहता, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, संभव ही नहीं हो पाता अगर अनुवाद की प्रक्रिया ना अपनाई जाती, अनुवाद की रणनीतियां ना अपनाई जाती। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से सूचना संप्रेषण आदि बहुत सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में एक सूत्रता स्थापित करने में भी अनुवाद की बड़ी सार्थक भूमिका रही है, क्योंकि अनुवाद के बिना जब भाषाओं में परस्पर संवाद ही नहीं होगा और संवाद नहीं होगा तो फिर कैसे उसमें चेतना का प्रसार होगा, ज्ञान का और सूचना का जो है दायरा वो सिमट करके रह जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच अखिल भारतीय स्तर का संवाद बना रहा। कैसे स्वतंत्रता सेनानी अखिल भारतीय स्तर पर संवाद करते थे, कैसे उनके बीच संवाद की चेतना बनी थी और कैसे जो कोई सूचना होती थी, मान लीजिए भगत सिंह पंजाबी है और लेकिन अगर वो किसी से बात करते थे तो कैसे करेंगे, तो इसका अर्थ 2-3 भाषाओं का ज्ञान। और ये कुल मिला के अनुवाद जो है एक बड़ी सार्थक और सहयोगी भूमिका निभाती थी। अनुवाद का सार्थक हस्तक्षेप इस पूरी प्रक्रिया में था। इसमें कानून निर्माण हो या चेतना निर्माण हो या जन जागरण हो या फिर परस्पर संवाद का जो सकुशल माध्यम है, वो इस दृष्टि से समझा, देखा और जाना जा सकता है। इस पद्धति के अनुरूप अगर हम देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि समाज सुधार आंदोलनों में अनुवाद ने एक बड़ी सार्थक और उपयोगी भूमिका निभाई। जो उस समय की नितांत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, उसका जो है वो स्वभाव की पूर्ति अनुवाद ही कर सकता था, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद, कम्युनिकेशन को संपन्न करने का कार्य केवल अनुवाद के माध्यम से ही हो सकता है। तो अभी हमने समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद के संदर्भ में पहला वीडियो तैयार किया और आप लोगों के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। आपको विभिन्न दृष्टियों से कुछ प्रमुख आंदोलनों की चर्चा की। अगले वीडियोस में हम अन्य आंदोलनों और अन्य महत्वपूर्ण राजनेताओं और समाज सुधारकों के योगदान को रेखांकित करने तथा अनुवाद के परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी।
आपने ध्यान पूर्वक सुना। आपका बहुत धन्यवाद।